नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ ने नई बहू पर लगाया इल्जाम तो ससुर ने सिखाया सबक। राधिका पढ़ी लिखी एवं समझदार लड़की है। अपने माता पिता की और बड़े भाई की लाडली बहन है। समय रहते ही राधिका की शादी मयंक से कर दी। मयंक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कंपनी में मैनेजर था। मयंक का परिवार बहुत पैसे वाला था। राधिका की शादी को अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे कि घर की चौखट पर कदम रखते ही सासू माँ ने डायमंड की अंगूठी की चोरी का इल्जाम सीधे सीधे राधिका के ऊपर लगा दिया। यह सुन राधिका अपने कमरे में भागी दौड़ी गई। तकिए पर अपना सिर रखकर रोने लगी। रोते रोते कब आँख लग गई थी राधिका को पता ही नहीं चला था कि अचानक जोर जोर से आती हुई आवाज से उसकी आँख खुली। उठकर देखा तो सासू माँ मंजू जी गाँव वाली लता के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही थी। जो व्यवहार कुछ घंटों पहले उसके साथ किया जा रहा था, अब वही व्यवहार लता के साथ किया जा रहा था। फर्क लेकिन इतना था कि लता के हाथ में सासू माँ की डायमंड की अंगूठी थी, जिसे देखकर राधिका की जान में जान आई। मंजू जी की एक आदत थी, नहाते समय अपनी अंगूठी उतारकर बाथरूम में रख दिया करती थी। उसे फिर बाद में स्नान करने के बाद पहन लिया करती थी। आज वह नहाने के बाद अंगूठी पहनना भूल गई और अब वह अंगूठी बाथरूम से गायब थी। राधिका ही उस परिवार की नई सदस्य थी, इसलिए बिना सोचे समझे उन्होंने सीधा साधा इल्जाम राधिका पर लगा दिया। पता नहीं कैसे चोरों के घर से लड़की आई है। 3 दिन हुए नहीं घर में आए कि घर का डायमंड की अंगूठिया सोना चांदी गायब होने लगा। सासू माँ के इस तरह इल्जाम लगाने से राधिका के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। आंखों से एवरल बहते आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जुबान शब्दों का साथ नहीं दे रही थी। अपनी सफाई में बस उसने इतना ही कहा, सासू माँ मैं चोर नहीं हूँ। आपको बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। मैं कोई सड़क से तो आई नहीं हूँ जो चोरी करूँगी। मेरे माँ बाबा के यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? राधिका के इतना बोलते ही जैसे मानो किसी ने जलती हुई प्रचंड आग में घी डाल दिया हो। कल की आई लड़की मुझसे जवान लड़ाती है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मंजू जी गुस्से में बिना सोचे समझे बड़बड़ाती जा रही थी। कमरे में बैठे हुए अपने ससुर जी श्री श्याम सुंदर जी अपने पति मयंक और छोटी ननंद रिया की ओर कातर नजरों से देखती हुई राधिका आशा कर रही थी कि शायद परिवार का कोई सदस्य तो उसके लिए कुछ बोलेगा और कोई नहीं तो कम से कम मयंक ही कुछ बोलेगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इस घर में मंजू जी के आगे किसी की जुबान नहीं खुलती, फिर चाहे किसी निर्दोष के ऊपर ही अत्याचार क्यों न हो रहा हो। पूरे परिवार में किसी ने भी मंजू जी की इस बात का विरोध नहीं किया। सभी शांत थे, इसलिए यह पल राधिका के लिए अत्यंत असहनीय था। चुपचाप अपने कमरे में जाकर राधिका आंसुओं से तकिया भिगोने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला।
अब जब घर की काम वाली लता के हाथ में मंजू जी की वो डायमंड वाली अंगूठी, उसके पूछने पर पता चला कि बाथरूम साफ करते समय उसने अपनी उंगलियों में अंगूठी पहन ली थी और वह मंजू जी को देना भूल गई थी। गलती से अपने घर पहनकर चली गई थी और अब वापस देने आई है। अगर लता की नीयत पलट जाती तो शायद आज राधिका अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाती, क्योंकि मंजू जी ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि आज तक हमारे घर से एक सुई भी गायब नहीं हुई, फिर तो यह डायमंड की अंगूठी है। अपने आत्मसम्मान की खातिर अब राधिका ने चुप रहना उचित नहीं समझा। सभी के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोली, आज तो लता के हाथ में माँ जी की अंगूठी मिल गई, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप सभी की नज़रों में मैं चोर ही साबित हो गई थी। इसलिए अब ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रुक सकती जिस घर में घर की लक्ष्मी को ही चोर साबित किया जाए। अपने पति मयंक की ओर मुखातिब होकर राधिका ने कहा, आज अगर मेरे आत्मसम्मान की खातिर आपने एक शब्द भी सासू माँ को बोला होता तो शायद मेरे लिए यह परम सौभाग्य होता, लेकिन आपने भी शायद यह कहना उचित नहीं समझा कि राधिका चोर नहीं है। फिर किसके विश्वास के सहारे मैं ससुराल में रहूं? मैंने अपने भाई को सुबह फोन करके बुला लिया था, वह मुझे लेने आते ही होंगे। आज ही मैं अपने मायके निकल जाऊंगी। अपनी गलती पर मंजू जी के सामने सिवा पछतावे के कुछ नहीं था और यह ऐसी गलती थी जिसकी फिलहाल राधिका की नज़रों में अभी तो कोई माफ़ी नहीं थी। मंजू जी हिम्मत करते हुए राधिका से बोली, रुक जाओ बहू, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। घर की ही बात है, बाहर ना निकले तो ज़्यादा अच्छा है। सासू माँ, यह आपको मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। आपके मन में इतनी छोटी बात आई भी कैसे? अगर आज लता की नीयत अंगूठी वापस करने की ना होती तो मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करती? हो सकता आप ही मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देती, फिर शायद आपको समाज का ख्याल नहीं आता। अभी मेरा मन बहुत दुखी है, मैं अभी आपकी बात का सम्मान नहीं रख सकती। इतना कहकर राधिका चल पड़ी अपने कमरे की ओर, अपना सामान को समेटकर मायके जाने के लिए। श्याम सुंदर जी, जो सुबह से चुप थे, राधिका के इस निर्णय पर अब वह अपनी चुप्पी तोड़ने पर मजबूर हो गए। राधिका को आवाज़ देकर रोकते हुए उन्होंने कहा, रुक जाओ बहू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने भले ही हमने मंजू को कुछ ना कहा हो, पर तुम्हारे कमरे में चले जाने के बाद मयंक और मैंने दोनों ने ही इस तरह की हरकत के लिए उन्हें डांटा था, लेकिन उस समय अंगूठी नहीं मिली थी, इसलिए मंजू जी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनकी इस तरह की जिद पर मैंने और मयंक ने यही फैसला किया था कि मयंक तुमको कल ही अपने साथ जिस शहर में रहता है उसी शहर में वहाँ लेकर चला जाएगा। फिर तुम्हारी अगर मर्जी होगी तो तुम वापस इस घर में आना, और अगर नहीं होगी तो तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। मंजू की नासमझी की यही सज़ा है कि अब अगर वह चाहेगी भी तो उन्हें अपनी बहू का सुख नसीब नहीं होगा। उनको कोई हक नहीं परिवार के सदस्य से इस तरह का व्यवहार करने का, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का। मैं शांत रहता हूँ,
इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के अत्याचार परिवार के सदस्यों के ऊपर हो। तुम अभी दोबारा फ़ोन लगाकर अपने भाई को यहाँ आने के लिए मना करो। तुम्हारे भविष्य की चिंता करने के लिए मैं और मयंक हैं इस घर में। अपने पिता समान ससुर जी का अधिकार पूर्वक किया गया आग्रह राधिका टाल न सकी और उसकी जीवन में आने वाला तूफान श्याम सुंदर जी की समझदारी से आसानी से टल गया। तो दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि बगैर जाने समझे कभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाला तो कहकर अलग हो जाता है, पर जो निर्दोष होता है उसके लिए यह पल असहनीय हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।